ओके तो अब हमें स्टार्ट करना है न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 15 जो है हमारा फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग। हमने बात की थी 14 चैप्टर में कि 3 फेजेस होते हैं ऑडिट के, ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं, देन एग्जीक्यूशन या परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, और अपना जो लास्ट स्टेप रहता है वो क्या रहता है हमारा, रिपोर्टिंग रहता है, दैट इज फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम जो अपना लास्ट स्टेप है वही पढ़ने वाले हैं, ओपिनियन फॉर्मिंग, और उसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट में किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करके देने वाले हो, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। चलो अब देखो, सबसे पहले ये हमने एकदम बिगिनिंग में ही बात कर ली थी कि जो ऑडिटर है उसके जो ओपिनियंस हैं वो 4 तरीके के ओपिनियंस आ सकते हैं, और वो जो 4 ओपिनियंस हैं उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक जो है वो हमारे लिए है अनमॉडिफाइड और अनक्वालिफाइड, और एक है हमारे लिए मॉडिफाइड। बेसिकली जो अनक्वालिफाइड वाला ओपिनियन है उसका मतलब क्या है कि जो ऑडिटर है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, ठीक है, यानी सब कुछ एकदम परफेक्ट है, कंपनी ने कुछ भी मिस्टेक नहीं कर रखी है। मॉडिफाइड का मतलब क्या है कि कंपनी ने कुछ कुछ मिस्टेक्स कर रखी हैं और इंप्रूवमेंट के लिए स्कोप है। तो जो मॉडिफाइड है मतलब प्रॉब्लमैटिक, उसके लिए हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। वो जो 3 पार्ट्स है वो 3 पार्ट्स कौन कौन से है, फर्स्ट है हमारा क्वालिफाइड, इसके बाद में आता है हमारा एडवर्स ओपिनियन, और जो अपना लास्ट फॉर्म ऑफ ओपिनियन है दैट इज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इन तीनों को हम कंबाइंड करके क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन, यानी प्रॉब्लम्स हैं। अब प्रॉब्लम्स कैसे हैं वो अभी हम बात करने वाले हैं, अभी के लिए अब इतना ही ध्यान रखो, मॉडिफाइड मतलब प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अनमॉडिफाइड या अनक्वालिफाइड मतलब कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, ऑडिटर 100% सेटिस्फाइड है कि हाँ सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। इसे अनक्वालिफाइड को हम और क्या बोल सकते हैं, क्लीन रिपोर्ट, क्या बोल सकते हैं, क्लीन रिपोर्ट। जबकि मॉडिफाइड का मतलब ऑडिटर सेटिस्फाइड नहीं है, उसको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो अभी हम आगे बात करने वाले हैं। अब देखो ये वो डिसाइड कैसे करेगा कि उसको मॉडिफाइड देना है या अनमॉडिफाइड देना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस बताई हैं। तो एक ऑडिटर जो है ना वो 4 चीजें नोटिस करता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अनमॉडिफाइड दे या मॉडिफाइड दे। देखो सबसे पहले वो क्या चेक करेगा कि जो अकाउंट्स हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, या अगर वो सेक्रेटरियल एस्पेक्ट्स चेक कर रहा है तो वो सब कुछ है, तो उसमें कोई भी मिस स्टेटमेंट, एरर, फ्रॉड, ऐसी सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो वो चेक करेगा कि मिस स्टेटमेंट वगैरह नहीं है ना, प्रॉब्लम्स तो नहीं है उसमें। देन वो चेक करेगा रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एफआरएफ क्या होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो रिपोर्टिंग प्रॉपर की है या नहीं की है वो चेक करेगा। देन कंपनी कंप्लायंस कर रही है नहीं कर रही है वो चेक करेगा, और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो जिस चीज के ऊपर ओपिनियन देना चाह रहा है उसके लिए एविडेंसेस मिल रहे हैं उसे या एविडेंसेस ही नहीं मिल रहे, ठीक है, वो भी चेक करेगा। तो ये चारों चीजें वो चेक करेगा। अगर उसे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी ये चारों कंडीशंस जो है हमारी वो फुलफिल हो गई, तो वो कौन सा ओपिनियन दे देगा, वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। अनमॉडिफाइड कौन सा है हमारा यहाँ पे, जो अनक्वालिफाइड ओपिनियन है, दैट इज क्लीन रिपोर्ट। और अगर हम बात करें इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग है, 2 मिसिंग है या सारी ही मिसिंग है, तो फिर वो कौन सा ओपिनियन देगा, वो यहाँ पर मॉडिफाइड ओपिनियन देगा। तो ये चीज देखो सारी चीजों में यस आ रहा है, यहाँ पे बीच में प्लस है, प्लस मतलब एंड है, एंड यानी कि चारों कंडीशंस पूरी हुई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब वो क्या दे देगा, अनमॉडिफाइड या फिर अनक्वालिफाइड। लेकिन वो क्या ओपिनियन देगा, मॉडिफाइड, अगर इन चारों में से कोई भी एक भी चीज मिस हो जाती है तो, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। चलो अब आगे देख लेते हैं, जो अभी हमने बात की थी ये भी याद रखना कि इसे हम क्लीन ओपिनियन भी कहते हैं। अब जो हमने मॉडिफाइड के बारे में बात की है, तो हम क्या देखने वाले हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन जो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। ये तो हमें पता है, मॉडिफाइड है मतलब वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड तो नहीं है, उसको कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। तो अब वो कब कब कौन सा ओपिनियन देगा, उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। तो अब जो हमारा क्वालिफाइड ओपिनियन है, क्वालिफाइड ओपिनियन बेसिकली वो कब देगा, जब उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यानी कंपनी जो है वो ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा ही गलत काम कर रही है कि 100% एरर्स हैं या 100% फ्रॉड्स हैं, ऐसा नहीं होगा।
उसे लगता है कि बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीजों में कंपनी ने, मान लो कोई डिपार्टमेंट में थोड़ी बहुत एरर्स आ गए, या कोई ट्रांजैक्शंस या 5-6 उसमें कुछ कुछ एरर्स आ गए, तो हम कह सकते हैं क्वालिफाइड का मतलब क्या है कि वो जो ऑडिटर है वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है, वो पार्शियली सेटिस्फाइड है। क्या बोल सकते हैं हम लोग? ऑडिटर पार्शियली सेटिस्फाइड है, ठीक है। यानी कुछ कुछ चीजें सही है और कुछ कुछ चीजों में प्रॉब्लम है। क्वालिफाइड ओपिनियन जो है उसमें वो हमेशा एक एडिशनल पैराग्राफ्स देता है, कि वो एडिशनल लिख देगा कि बाकी सब कुछ ठीक है, पर इस वाले ट्रांजैक्शन में या इस वाले डिपार्टमेंट में या इस वाले प्रोविजन में मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। तो बाकी सब कुछ प्रॉपर है, अलग से पैराग्राफ में जो भी गलतियां हैं हम उसको कहते हैं एडिशनल पैराग्राफ, उसमें वो लिख देगा कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है। तो पार्शियली सेटिस्फाइड इज क्वालिफाइड। अब चलते हैं एडवर्स पे। एडवर्स का मतलब नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल, उसे लग रहा है एकदम बेकार, बेवकूफ कंपनी है, नॉन कंप्लायंसी कर रखे हैं, फ्रॉड्स हैं, एरर्स हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक कंपनी है, वो कंपनी से खुशी नहीं है। उसे लगता है कि कंपनी ने कुछ भी ढंग से नहीं करा है, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस सिचुएशन में वो क्या ओपिनियन देगा? वो एडवर्स ओपिनियन देगा, ठीक है, नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। और लास्ट वाला पॉइंट क्या है? डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर अभी हमने याद है ऊपर पॉइंट्स पढ़े थे, उसमें फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? एविडेंसेस ही नहीं मिले। तो एविडेंसेस ही नहीं मिले तो क्या आप ओपिनियन बना सकते हो? एविडेंस मिलते तो आप डिसाइड करते ना कि कंपनी सही है या कंपनी गलत है। आपके पास एविडेंस ही नहीं है। अगर मेरे पास किसी बंदे की कॉपी आई है चेक करने के लिए, मैं तभी तो बताऊंगी कि उसने सही परफॉर्म किया है या इंप्रूवमेंट का स्कोप है। कॉपी ही नहीं आई चेक करने के लिए, तो मैं कैसे जज कर सकती हूँ कि उसने अच्छा परफॉर्म किया होगा या नहीं किया होगा, या करेगा नहीं करेगा? तो एग्जैक्टली वैसे डिस्क्लेमर का मतलब होता है नॉट एबल या अनएबल टू फॉर्म एन ओपिनियन। आप ओपिनियन ही नहीं बना पा रहे हो किसी चीज के ऊपर, क्योंकि एविडेंस अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम ओपिनियन ही नहीं दे रहे हैं। हम क्यों जबरदस्ती मन से बोले कि सही है या गलत है? तो नो ओपिनियन यहाँ पे हो जाएगा डिस्क्लेमर, क्योंकि आपके पास में एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा, अब जो अपना फर्स्ट वाला ओपिनियन था अनक्वालिफाइड ओपिनियन, उसमें हमें कंप्लायंसेस भी चेक करने होते हैं। तो यहाँ पर इसने कंप्लायंसेस को बोल दिया है कि अगर आप कंप्लायंस वाला जो एस्पेक्ट है वो चेक कर रहे हो, तो वो 2 चीजों में या 2 टर्म्स में चेक कर लेना, ठीक है। यानी जब हम चेक कर रहे हैं कंप्लायंस वाला एस्पेक्ट, तो हम ये देखेंगे, एक तो कंप्लायंस इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइंस और एक हम देखेंगे कंप्लायंस इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस। टाइमलाइन का क्या मतलब है? देखो जैसे कुछ कुछ कंप्लायंस होती हैं वो आपका टाइम गिवन है एक्ट में, ठीक है, कि जैसे आपको ये चीज 30 डेज में कंप्लीट करनी है या ये चीज आपको 6 महीने में कंप्लीट करनी है, तो हमें डेज या मंथ्स या ऐसे टाइम पीरियड दिया हुआ होता है। तो कंपनी में ये चेक करेगा ऑडिटर कि कंप्लायंस की तो है, लेकिन ये भी चेक करेगा कि क्या वो उसके टाइम में, जो टाइम लॉ में प्रिस्क्राइब था उतने टाइम में किया है नहीं। जैसे हमें MGT 14 फाइल करना होता है 30 डेज में, SR पास किया, तो 30 डेज में आपने वो काम किया या नहीं किया, तो टाइम में काम कर लिया आपने जो लॉ में लिखा हुआ है, वो भी आपको चेक करना है। और सेकंड है हमारा इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस। तो प्रोसेस में हमें बेसिकली क्या चेक करना है कि जो लॉ में पूरा प्रोसीजर्स, लास्ट ईयर याद है SBC में हम कितने सारे प्रोसीजर्स पढ़ते हैं, कम नंबर प्रोसीजर्स आता है, तो जो भी प्रोसीजर्स गिवन है, जैसे कोई भी काम होगा, सबसे पहले आपको बोर्ड मीटिंग का नोटिस देना है, फिर बोर्ड मीटिंग बुलानी है, फिर BR पास करोगे, फिर जनरल मीटिंग का नोटिस जाएगा, तो एक पूरा प्रोसेस चलेगा। आप बोलो डायरेक्टली आपने बिना बोर्ड मीटिंग बुलाए आपने OR या SR पास कर दिया, तो क्या वो काम सही है? नहीं। तो जो प्रोसेस गिवन है एक्ट में, प्रोसीजर्स गिवन है, वो लाइन से स्टेप वाइज फॉलो किए नहीं किए, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो आपको कंप्लायंसेस दोनों एस्पेक्ट्स में चेक करनी है, टाइम पे भी और आपने प्रोसेस कंप्लीट माना है नहीं माना है वो भी आपको चेक करना है, ठीक है। चलो अब इसके बाद में जो हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है, वो अभी हमने जो वेरियस टाइप्स ऑफ ओपिनियन थे वो देख लिए, लेकिन अब वो जो टाइप्स ऑफ ओपिनियंस है ना, उसको भी आप कैसे यूज करोगे। हो सकता है कि कंफ्यूजन आ जाए कि हमें कब डिस्क्लेमर देना चाहिए या हमें कब एडवर्स देना चाहिए, कब हम पार्शियली सेटिस्फाइड हैं कब नहीं है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे टेबल पढ़ने वाले हैं, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको कब कब कौन सा ओपिनियन देना है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो यूसेज ऑफ ऑडिट ओपिनियंस की, कैसे कैसे किस किस सिचुएशन में आपको वो ओपिनियन देना है। देखो सबसे पहले जो अपना स्टेप 1 रहेगा, वो आप क्या करो, पता कर लो कि आपको एविडेंस मिला है या एविडेंस मिला ही नहीं है।
अपना स्टेप 1 क्या रहेगा, चेक करो एविडेंस मिला या एविडेंस नहीं मिला, ठीक है। अब उसके बाद में दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो आपको एविडेंस नहीं मिला होगा या फिर आपको एविडेंस मिल गया होगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, अगर आपको एविडेंस नहीं मिला तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, क्या हम डायरेक्टली डिस्क्लेमर दे दें या हम थोड़ा सा स्कोप छोड़ें। तो अब देखो क्या है, आपको उसके लिए दो चीजें चेक करनी है, दो यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक है मटेरियल और एक है परवेसिव। मटेरियल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। देखो अब इतनी सारी हमने कंसेप्ट्स पढ़ लिए, ये वाला टॉपिक कितनी बार पढ़ लिया कि आपको ऑडिट में सिर्फ वही चीजों पे ध्यान देना होता है जो मटेरियल है, जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है आप उसको इग्नोर करो, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि आपको ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, तो क्या वो नहीं मिलने वाली चीज इतनी मटेरियल है कि आपका ओपिनियन इंपैक्ट हो जाएगा। मान लो एक कंपनी करोड़ों के ट्रांजैक्शन कर रही है और एक कोई 50 रुपए का ट्रांजैक्शन किया, उसका इनवॉइस नहीं मिल रहा, ठीक है, और आपने क्या दे दिया, डिस्क्लेमर दे दिया। अरे भाई करोड़ों के ट्रांजैक्शन कर रही है तो उसके सामने अगर एक 50 रुपए का इनवॉइस खो भी गया तो ठीक है ना, वो इतना मटेरियल नहीं है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। तो ये यहाँ पे बोला है, तो सबसे पहले तो आप चेक करो कि वो जो ट्रांजैक्शन है या जिस चीज का एविडेंस नहीं मिला क्या वो इंपॉर्टेंट है, या अगर हमने उसको छोड़ भी दिया तो इम्पैक्ट जो है वो क्या वो इतना ज्यादा आएगा कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। और जो अपना सेकेंड टर्म है दैट इज परवेसिव। परवेसिव टर्म का क्या मतलब होता है, जिसका इम्पैक्ट पूरी की पूरी कंपनी के ऊपर आ रहा है या आपके पूरे ओपिनियन पे इम्पैक्ट आ रहा है। अब देखो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका इम्पैक्ट जो होता है ना वो कोई इतना बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका इम्पैक्ट जो है वो पूरी की पूरी कंपनी पे। अब मान लो कि जो कंपनी है वो कंपनी में कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। अब जो इम्पैक्ट है, एक डिपार्टमेंट ले लो, सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट में अगर प्रॉब्लम है तो क्या हम कह सकते हैं उसका इम्पैक्ट सिर्फ सेल डिपार्टमेंट पे आएगा, नहीं, उसका इम्पैक्ट जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स पे आ सकता है। उसका डिपार्टमेंट परचेज पे भी आ सकता है, उसका इम्पैक्ट उसका मैन्युफैक्चरिंग वाले पे भी आ सकता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे भी आ सकता है, HR डिपार्टमेंट पे भी आ सकता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर कोई एक ट्रांजैक्शन है जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर आ रहा है, यानी अगर इस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम्स हैं तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ठीक है ना इसमें ही प्रॉब्लम है बाकी ऑर्गेनाइजेशन तो सही है, नहीं, ये कनेक्टेड है। तो अगर यहाँ प्रॉब्लम है तो और भी बहुत जगह पे प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो यहाँ पे ये चीज क्या हो जाएगी, परवेसिव, यानी ओवरऑल इम्पैक्ट आ रहा है। एक 50 रुपए का बिल था, ठीक है, गुम हो गया, इतना कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा उसका, पर एक सेल का ट्रांजैक्शन या सेल्स डिपार्टमेंट में मान लो कुछ इशू है, प्रॉब्लम है, या यहाँ पे लोग अगर फ्रॉड में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अब याद है हम सीजी पे चलते हैं एक बार। सीजी में हम लोग बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, वहां इंटरनल चेक्स होते हैं। तो हम इंटरनल चेक्स में क्या पढ़ते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन जो है वो चेन में चेक होता है, एक का काम दूसरा पर्सन चेक कर रहा होता है। तो अगर सेल्स में प्रॉब्लम है, इसका मतलब सेल वाले ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम है, इसका मतलब क्या है, जो पहले परचेज वाला ट्रांजैक्शन होगा या मैन्युफैक्चरिंग वाला होगा उसमें भी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कनेक्टेड है, लोग जो है इन्वॉल्व है, कल्यूजन करके फ्रॉड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो किसी एक के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट डाल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, परवेसिव, ठीक है, जो ओवरऑल इम्पैक्ट कर रहा है। तो आपको यही चेक करना है कि जो ट्रांजैक्शन आप चेक कर रहे हो वो छोटा मोटा है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इग्नोर कर सकते हो तो ठीक है। आपको लगता है कि आप इग्नोर नहीं कर सकते उस चीज को क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और उसका इम्पैक्ट पूरी की पूरी ट्रांजैक्शंस पे या पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे आ रहा है कि यार ये गलत हो गया या ये बंदा फ्रॉडुलेंट है, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन खराब है, ठीक है। जैसा हम कहते हैं ना MD खराब है, CEO में प्रॉब्लम है, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम है। तो इस वजह से आपको ये दोनों चीजें चेक करनी है, मटेरियल भी और परवेसिव भी। तो हम क्या बात कर रहे थे, एक बार देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, एविडेंस मिला क्या। अगर आपको एविडेंस नहीं मिला तो चेक करो कि उसका इम्पैक्ट कैसा आ रहा है, क्या वो ट्रांजैक्शन मटेरियल है और वो ट्रांजैक्शन परवेसिव भी है। अगर ये दोनों है ना तब आपको आपका ओपिनियन क्या देना है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, क्योंकि अब यहाँ पे इतनी बड़ी बात है, मटेरियल भी है परवेसिव भी है, तो अब इग्नोर नहीं कर सकते, आपको डिस्क्लेमर देना पड़ेगा क्योंकि आप
आउट ऑफ ओपिनियन हो, आपको पता ही नहीं है क्या बोलना चाहिए, ठीक है, इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ठीक है मटेरियल तो है लेकिन परवेसिव नहीं है, कोई बहुत वैल्यू का ट्रांजैक्शन हो गया लेकिन उसका इंपैक्ट सबके ऊपर नहीं आ रहा है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट का है या एक कोई छोटा मोटा ट्रांजैक्शन है, फाइन। तो उस सिचुएशन में आप क्या करो, डिस्क्लेमर मत दो, आप क्या दे दो, क्वालिफाइड। अभी हमने बात की ना, क्वालिफाइड में क्या होता है, पार्शियली सेटिस्फाइड, कि ठीक है सब में प्रॉब्लम नहीं है, इस एक पर्टिकुलर चीज में प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैं बाकी ओपिनियन खराब नहीं कर रहा हूं, तो हम ऐसे लिख देते हैं एक्सेप्ट फॉर, याद है वो एडिशनल पैराग्राफ जहां पर आप लिख देते हो कि मुझे इसमें प्रॉब्लम है, तो बस आप लिख दो कि बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। इसके बाद में अगर ये तो हमने क्या बात की थी, अगर एविडेंस आपको मिला ही नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एविडेंस मिलेंगे ही बहुत सारा, नो वाली तो कंडीशन बहुत ही रेयर आती है। अब येस में अगर हम देखते हैं तो आपको येस में 3 चीजें चेक करनी है, जो याद है हमने ऊपर चार्ट पढ़ा था उसमें रिमेनिंग जो 3 चीजें थी वो चेक कर लो कि मिसस्टेटमेंट्स है या नहीं है, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रॉपर है या नहीं है, कंप्लायंसेस की है या नहीं की है। अगर आपने ये तीनों काम किए हैं, तीनों में येस आ रहा है, तो आपका ओपिनियन क्या हो जाएगा, अनमॉडिफाइड, क्लीन, कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं की है, सारी ही नहीं की है या 1 या 2 नहीं की है, फिर आप डायरेक्ट ओपिनियन मत दो, आप उसका इफेक्ट चेक करो। अब अगेन अगर जो इफेक्ट आ रहा है वो मटीरियल एंड परवेसिव आ रहा है, प्रॉब्लम्स है और उसका मटेरियल और परवेसिव इंपैक्ट है, यानी बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है, सबको इंपैक्ट करने वाला है, तो आप क्या दोगे, एडवर्स ओपिनियन दोगे। एडवर्स क्यों, क्योंकि आपको एविडेंस मिल गया, आपने देख लिया कि प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, तभी तो मटेरियल एंड परवेसिव है, तो उस सिचुएशन में आप क्या दोगे, एडवर्स। लेकिन आपको क्या लगता है, मटेरियल तो है लेकिन ठीक है इंपैक्ट सबके ऊपर नहीं आ रहा, कनेक्टेड नहीं है, इंडिविजुअली हो गया, तो उस सिचुएशन में आप क्या दे दो, क्वालिफाइड। ठीक है, तो ये अपनी पूरी गाइडेंस हो गई कि आपको किस किस सिचुएशन में कैसा कैसा एविडेंस देना है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज EOMP, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। अब देखो क्या होता है कि कुछ कुछ सिचुएशंस कंपनी में ऐसी होती हैं जो कि कंपनी करने वाली है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंपनी फ्यूचर में मर्जर अमेलगमेशन करने वाली है, या ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के ऊपर ऐसा कंटिजेंसी है कि कोई केस कंपनी के ऊपर ये वाला पर्सन या ये वाली कंपनी कर सकती है, मतलब हमें ऐसा लग रहा है, चांसेस हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, दोनों पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, जो कंपनी के ऊपर आ सकती हैं, और वो सिचुएशंस के बारे में कंपनी के मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बता दिया होता है, किसको, कंपनी के स्टेक होल्डर्स को, ठीक है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। लेकिन ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो उसे लगता है कि नहीं यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नो मैटर कंपनी के मैनेजमेंट ने ऑलरेडी इंटीमेट कर दिया है, पर उसे लगता है कि नहीं ये मैटर उसे भी बताना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऑलरेडी जो पहले मैटर मैनेजमेंट बता चुका है वो वाले मैटर को वो एक अलग से पैराग्राफ में डाल के अपनी रिपोर्ट में डाल देगा, क्योंकि उसे पता है ऑडिटर की रिपोर्ट है तो लोग पढ़ेंगे, हो सकता है उन्होंने पहले पढ़ा हो, भूल गए हो, तो उनको ये चीज पता होनी चाहिए, तो वो उस वाली चीज को क्या कर सकता है, एक अलग से एडिशनल पैराग्राफ के फॉर्म में डाल सकता है। कंपल्सरी नहीं है कि उसको डालना ही पड़ेगा, पर उसको लग रहा है तो वो उस मैटर को डाल सकता है। अब देखो ये जो मैटर्स हैं, यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, वही जैसे हो सकता है कि फ्यूचर में हमारे ऊपर कोई केस हो जाए, या हम हो सकता है कोई एक्सपेंशन वगैरह करने वाले हों, कोई भी टेक्नोलॉजी को अक्वायर करने वाले हों, या हम कोई नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने वाले हों, हो सकता है कि कोई डिजास्टर वगैरह के सर्कमस्टेंस हमें लग रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा कोई भी चीज जो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, बस हमें ध्यान क्या रखना है, उसका काफी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आ सकता है कंपनी के ऊपर, तो उसको वो इंटीमेट कर सकता है, ठीक है, ऑप्शन है उसका। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मटीरियलिटी। इसको हम पहले वाले चैप्टर में देख चुके हैं, 13 चैप्टर में आया था बेसिकली, वहां याद है हमने बात की थी कि ये वाला कंसेप्ट आपको 2 फेजेस में लगाना है, एक प्लानिंग में भी और एक रिपोर्टिंग में भी, ठीक है। तो जब भी आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, अभी आपने ओपिनियन देखे थे तो देखा था ना हमने, मटीरियल है तो आप ये ओपिनियन दो, तो बेसिकली क्या है कि आपको अनइम्पॉर्टेंट जो चीजें उनको इग्नोर करना है, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें ही अपना आपको क्या फॉर्म करना है, ओपिनियन फॉर्म करना है, और मटेरियल चीजों को इंक्लूड करो, तो प्लानिंग के टाइम पे भी और रिपोर्टिंग के टाइम पे भी। तो इसीलिए इस चैप्टर में ये आया, क्योंकि रिपोर्टिंग के टाइम पे भी आपको एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है। अब आ जाओ आगे,
अब हम देख रहे हैं कि जो आप अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो ना, उसमें आपको कुछ कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं और उनको ध्यान में रखते हुए आपको अपना ओपिनियन फॉर्म करना है। तो ये 4 टाइप के प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट है कंप्लीटनेस, देन ऑब्जेक्टिविटी, देन टाइमलीनेस और फोर्थ है हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस। इन चारों को ध्यान में रखते हुए ही हमें हमारा ओपिनियन फॉर्म करना है। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस हमें किस चीज में देखनी है, ऑडिट एविडेंसेस में। इसका मतलब है अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है, उसके रिगार्डिंग हमारे पास में 4 एविडेंसेस हैं, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि ठीक है ये 2 ऊपर ऊपर पड़े हैं तो हम इनको देख लेते हैं, बाकी के 2 को इग्नोर कर दो। नहीं, आपके पास में जितने भी एविडेंसेस हैं और आपको लग रहा है रेलेवेंट है, आपको सारे चेक करने हैं। ऐसा आप इग्नोर नहीं कर सकते कि मेरा मन नहीं हो रहा या ऐसे वैसे करके। आपको कंप्लीट काम करना है। जितने एविडेंसेस आपके पास अवेलेबल हैं सबको चेक करके देखो। हो सकता है कि वो एविडेंस कुछ और बोल रहा हो, वो सारा एविडेंस कुछ और बोल रहा है, इसीलिए कंप्लीट एविडेंसेस कलेक्ट करो और सबको चेक करो। सिलेक्टिव नहीं होना है कि मेरी मर्जी, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, ऐसा वैसा नहीं करना है। तो फर्स्ट हो गया प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस। सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, नाम से ही क्लियर है, क्या आपको बायस्ड होना है, क्या आपको बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होना है। अब हमें यहाँ पे कुछ कुछ सिचुएशंस गिवन है जहां पे क्या आ सकते हैं, हमारी ऑब्जेक्टिविटी को थ्रेट्स आ सकते हैं। दैट मीन्स हमारी इंडिपेंडेंस ब्रेक हो सकती है, हम बायस्ड हो सकते हैं। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है और आपको बायस्ड नहीं होना है। देखो सबसे पहले क्या बोला है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। देखो कभी कभी क्या होता है, जो ऑडिटर होता है ना, उसे क्या लगता है कि यार मेरे पास है ना अभी इनफ काम नहीं है, अगर मैं ओपिनियन गलत देता हूँ, ठीक है, तो हो सकता है कि मुझे अगले साल निकाल दिया जाए, ठीक है, या फिर अभी मुझे इस कंपनी में बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, जो मुझे फीस मिल रही है, ऑडिट फीस मिल रही है, बहुत अच्छी मिल रही है, और मुझे मार्केट में और कहीं इतनी अच्छी फीस नहीं मिल रही है। तो अगर मैं ओपिनियन गलत देता हूं तो मुझे ये कंपनी से निकाल सकते हैं, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो वो इस डर से, या वो हो सकता है ना लालच में आके कि अच्छा पैसा मिल रहा है या अच्छा क्लाइंट है, वो इस लालच में आके गलत ओपिनियन दे देता है। यानी उसको ओपिनियन मान लो देना चाहिए था एडवर्स, और वो दे रहा है क्वालिफाइड, तो गलत है ना। दैट मीन्स वो अपना यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट देख रहा है, अपना सेल्फ मोटिव देख रहा है, सेल्फिश होके डील कर रहा है। ऐसा नहीं करना है। जो एक्चुअल ओपिनियन है आपको वही ओपिनियन देना चाहिए। तो ये एक थ्रेट हो सकता है जो आपको डील करना पड़ेगा। सेकेंड आता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अच्छा देखो कभी ऐसे होता है कि हम खुद के ही काम को चेक कर रहे हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल ए बी सी इन तीनों की ऑडिट फॉर्म है, ठीक है, और ये जो है अभी ऑडिट फॉर्म में एंटर करे हैं। इसके पहले इंडिविजुअल ये लोग प्रोफेशनल्स थे। मान लेते हैं कि अभी ए जो है ना वो हमारी कंपनी की ऑडिट कर रहा है, और उससे पहले जब बी इंडिविजुअली काम कर रहा था तो बी ने उस कंपनी की कोई रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करके कोई एडवाइजरी सर्विसेज दी होंगी या कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह दिया होगा। अब ए आ रहा है तो अगले साल उसको वो काम को चेक करना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन उसको दिख गया कि यार ये जो बी था ना, बी ने गलती कर रखी है, बी ने बिना देखे सर्टिफाई कर दिया जबकि प्रॉब्लम्स है। लेकिन ए बताता नहीं है क्योंकि उसे क्या लगता है बी तो मेरा ही पार्टनर है, अब पहले नहीं था बट अब तो पार्टनर है ही ना। तो अब अगर मैं बी की गलती निकालूंगा तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हारे फॉर्म के पार्टनर ने गलती कर दी, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। या ऐसा भी हो सकता है कोई काम ए ने खुद ने ही किया हो पहले और अब उसको खुद के ही काम में गलती दिख गई हो, तो वो अपनी गलती नहीं बताना चाह रहा है, इसीलिए वो अपना ओपिनियन ही गलत कर देता है। तो ऐसा नहीं करना है। आपने अगर कोई गलती की है या आपके पार्टनर ने कोई गलती पहले की है और आपको वो अभी नोटिस में आ जाती है, तो छुपाना नहीं है, बता दो उस गलती को, ठीक है। तो दैट इज सेल्फ रिव्यू, यानी खुद के ही काम को चेक कर रहे हो तो चांसेस है कि आप मिस्टेक्स हाइड कर लोगे। देन आता है एडवोकेसी थ्रेट, यानी हम क्या कर रहे हैं, कोर्ट में जाके या हम किसी के फेवर में बोल रहे हैं या हम किसी के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, ठीक है, हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मान लो कोई केस चल रहा है, किसके बीच में, कंपनी के बीच में और किसी एक थर्ड पार्टी के बीच में, ठीक है। तो अगर आप उस कंपनी की ऑडिट कर रहे हो और आपसे कोई, मान लो कि आप वहां पे विटनेस भी हो उस केस में, तो सिचुएशन में आपसे अगर कुछ चीज पूछी जाएगी तो हो सकता है ना कि आप वहां पे झूठ बोल दो, क्योंकि आपको क्या लगेगा कि यार ये तो मेरी ही ऑडिट ही है, अगर मैं इसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा तो मेरी रेपुटेशन पे भी हार्म आ जाएगा कि यार ये तो ऐसे बेकार कंपनी है, केस चल रहा है, गलत किया है और उसको फेवर कर रहा है ये। तो हो सकता है कि वो अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए वो जिस ऑडिटी में काम कर रहा है
उसके अगेंस्ट में नहीं बोले, जबकि एक्चुअल में उसको बोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं बोल रहा जस्ट बिकॉज वो वहां पर क्या कर रहा है, ऑडिट कर रहा है, तो वो उसका फेवर कर लेता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, जो भी फैक्ट है वो बोलना है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा है ट्रस्ट थ्रेट, या फिर आप बहुत ज्यादा क्या हो जाते हो, आपको अटैचमेंट इश्यूज हैं, फेमिलियर हो जाते हो आप लोग, ठीक है। मान लो एक ऑडिटर है, जैसे यहाँ फिर ऑडिट फर्म है, वो कंटिन्यू इतने सालों से ऑडिट कर रही है, तो आप डायरेक्टर्स के साथ में, मैनेजमेंट के साथ में आप क्या जाते हो, बहुत अटैच हो जाते हो, आप उनकी पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि यार बहुत अच्छा बंदा है, ठीक है, ये इसकी गलती क्या बतानी है किसी को, तो आप वो अटैचमेंट इश्यूज, यानी आप वैसे रिलेटेड नहीं हो लेकिन इतनी दोस्ती गहरी हो गई आपकी कि आप बायस्ड हो जाते हो, तो वो भी हमें नहीं करना है। और लास्ट है इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मतलब डरा धमका के, कि जैसे कंपनी के जो लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर हैं, वो आपको डरा रहे हैं कि अगर तूने कुछ उल्टा सीधा बोला तो हम तुझ पे ये केस कर देंगे, तेरी इमेज खराब कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे मार्केट में। तो वो डर धमकी में आकर क्या कर रहा है, अपना ओपिनियन चेंज कर रहा है। तो आपको ऐसा भी कुछ नहीं करना है। तो ये सारे सिचुएशंस थी जो कि आपको ध्यान में रखनी है अगर आप अपना ओपिनियन दे रहे हो। इन थ्रेट्स से आपको दूर रहना है, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड होता है स्केप्टिसिज्म, यानी आपका जो माइंड है ना, वो इंक्वायरिंग माइंड होना चाहिए, आप शक्की पर्सनालिटी होने चाहिए हो, तभी आप ऑडिट कर सकते हो। अगर आपको जिसने जैसे भी बोल दिया और आप मान जाओगे और आप फर्दर इंक्वायरी नहीं करोगे तो आप ऑडिट ही नहीं कर सकते, फिर तो आपको लोग बेवकूफ बना देंगे। तो आपका इंक्वायरिंग माइंड है, स्केप्टिकल हो, शक्की पर्सनालिटी के हो, तभी आप फर्दर इंक्वायरी करके और एविडेंसेस कलेक्ट कर पाओगे और फ्रॉड और एरर्स को पकड़ पाओगे। तो ये वर्ड याद रखना। चलो, अब हम चलते हैं प्रिंसिपल नंबर 3 पे, विच इज प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस। यानी आपका जो ऑडिट है वो आपको जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है, मैनेजमेंट के साथ में बैठ के आपके लेटर में लिखा हुआ होगा, तो आप उसी टाइम में कंप्लीट करो, ठीक है। ठीक है, कुछ कुछ रीजंस ऐसे हो जाते हैं कि एक्सपेंशन करना पड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन आप जानबूझ के डिलेस कर रहे हो फालतू में, तो वो काम नहीं करना है, टाइम पे कंप्लीट कर लो। और लास्ट आता है अपना प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि आपको एक ही मैटर पे, एक ही ट्रांजैक्शन पे दो अलग अलग एविडेंसेस मिले और दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई इनवॉइस है, उस इनवॉइस में आपने किसी दूसरे कंपनी के साथ में डील कर रखा है, आप डेटर हो, वो है क्रेडिटर, तो आपकी जो वैल्यू है या आपके जो इनवॉइस में जो डेट मेंशन हो रखी है या आपने जो गुड्स दिए हैं उसी पर्सन को, वो कुछ और कह रहा है इनवॉइस, और जो अगर हमने कंफर्मेशन किया थर्ड पार्टी से, उसका इनवॉइस कुछ और कह रहा है। तो यहाँ पे दो अलग अलग पार्टीज हैं, दो अलग अलग एविडेंसेस हैं, पर मैटर एक ही है और दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं। तो आप किसकी बात मानोगे, कंपनी की या थर्ड पार्टी की? आपको ऐसे किसी की बात नहीं माननी है, आपको और भी एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। लोगों से पूछो आप, और रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करो, उनकी बुक्स चेक करो, अपनी बुक्स चेक करो। तो जब भी आपको लगता है कि दो एविडेंसेस एक ही मैटर पे हैं और वो आपस में क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, फर्दर एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। जब तक कलेक्ट करो जब तक एक एविडेंस जो है वो झूठा प्रूव नहीं हो जाता कि हाँ ये तो गलत है, और एक एविडेंस सही प्रूव नहीं हो जाता, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस। तो ये आपको 4 टाइप के प्रिंसिपल्स हैं जो ध्यान रखने हैं व्हाइल फॉर्मिंग ओपिनियन। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जजमेंट, क्लैरिफिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन। ये तो सबको पता है, लॉज हैं। अब लॉ में इतना सब कुछ लिखा हुआ होता है, तो अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो हो सकता है किसी और ऑडिटर ने किसी और तरीके से इंटरप्रेट करा हो, आप किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो। तो हम यहाँ पे आपको क्या सजेशन दे रहे हैं कि आप जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हो ना, बेटर है कि आप क्या कर लो, पहले रेफर कर लो। जैसे अगर कोई भी अथॉरिटी, रेगुलेटर है, लाइक एमसीए, सेबी, आरबीआई, इन्होंने कोई नोटिफिकेशन निकाल रखा है तो आप वो रेफर कर सकते हो। इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन निकाल रखे हैं, वो रेफर कर सकते हो। किसी कोर्ट ने या ट्राइब्यूनल ने कोई जजमेंट दे रखा है उस पे इंटरप्रिटेशन के ऊपर, तो आप वो रेफर कर सकते हो। तो बेसिकली क्या बोला है, जहां पर भी आपको लग रहा है कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, तो आप किसी एक हायर अथॉरिटी का क्या करो, रेफर कर लो, कि जो उसने बोला है आप भी उसको सेम टू सेम फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक प्रॉब्लम, बेसिकली एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे हम देखते हैं ना
लोन्स टू डायरेक्टर्स, तो लोन्स टू डायरेक्टर सेक्शन 185 जो है कंपनीज एक्ट का, रेस्ट्रिक्शंस है उसमें कि कंपनी डायरेक्टर को लोन देगी तो 185 की कंडीशंस उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि क्या उस लोन में बुक डेट्स भी इंक्लूड होंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, वो अपने डायरेक्टर को गुड्स दे रही है, जो उसके गुड्स हैं, और वो दे रही है क्रेडिट पे, यानी वो पेमेंट बाद में करेगा, लेट्स से 2 महीने या 3 महीने बाद में करेगा। तो क्या ये गुड्स क्रेडिट पे दे रही है, ये लोन माना जाएगा? क्या इसके ऊपर सेक्शन 185 एप्लीकेबल होगा क्या? तो वही वहां पे क्लैरिफाई किया गया कि लोन में बुक डेट्स नहीं आते, लोन अलग है और क्रेडिट पे देना अलग है, तो दैट इज वाई इसके ऊपर 185 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस तरीके से इंटरप्रिटेशन आपको निकालना है। आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है तो किसी ने तो बोल रखा होगा ना कुछ वही रेगुलेटर्स ने, या नोटिफिकेशंस आ गए होंगे, तो आप उनको रेफर कर सकते हो। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम थोड़ा सा पहले भी पढ़ चुके हैं, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी बोला गया है यहाँ पे, पहले हमने एक्सपर्ट ओपिनियन देखा था, ठीक है। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे हमें क्या बात बोली है कि अगर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे आपको लग रहा है कि हमें किसी एक्सपर्ट बंदे से पूछने की जरूरत है, या हमें किसी एक्सपीरियंस ऑडिटर से पूछने की जरूरत है सिचुएशन में, तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन बस आपको कुछ कुछ बातें क्या ध्यान रखनी है कि उसका सोर्स क्या है, उसने कहाँ से वो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, क्या वो पर्सन खुद इंडिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट नहीं है, बायस तो नहीं है, ठीक है। तो वो जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप ध्यान में रख लो और फिर आप उसके ओपिनियन को यूज कर सकते हो, ठीक है। और ऑल्सो अगर आपने अपने ओपिनियन में उसका ओपिनियन यूज किया है तो आप इंडिकेट भी कर दो कि हाँ मैंने उसका ओपिनियन यूज किया है, अगर आपका ओपिनियन चेंज हुआ। तो ये टॉपिक हम पहले देख चुके हैं। चलो अब चलते हैं आगे, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज MR, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। अब MR क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है, हमें ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने होते हैं, क्योंकि इसके बेसिस पर ही हम क्या बनाते हैं, अपना ओपिनियन। लेकिन कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां आपके लिए पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा एविडेंस कलेक्ट करना, ठीक है। आपके पास में हो सकता है रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, या फिर हैं भी तो वो पर्सन नहीं मिल रहा, मतलब कैसे भी करके आपने सारे एफर्ट कर लिए लेकिन उस सिचुएशन में आपको एविडेंस मिल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अनेबल हो आप एविडेंसेस गैदर करने से। तो कभी कभी हम क्या कर लेते हैं, कुछ कुछ मैटर्स पे हम मैनेजमेंट के पास जाते हैं और हम मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं कि हमें इस पे एविडेंस नहीं मिल रहा है, क्या करें। तो मैनेजमेंट क्या बोलता है, देखो हमारी गलती हो गई, या जो भी वो एक्सप्लेनेशन दे देगा, वो कहेगा कि हम आपको रिटन में लिख कर दे देते हैं कि ये वाली चीज ऐसे ऐसे हुई थी। हम बोलते हैं ना, जब हमारे पास किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए कुछ भी एविडेंस नहीं होता है तो आप क्या बोलते हो, मुझसे रिटर्न में ले ले, राइटिंग में ले ले, ठीक है। और अगर हमने किसी से राइटिंग में ले लिया तो हम मानते हैं कि वो एक वैलिड एविडेंस बन जाता है, जो बेसिकली एफिडेविट होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी ऑडिटर क्या करेगा, अगर उसको एविडेंस नहीं मिल रहा है तो मैनेजमेंट से वो MR ले लेगा। दैट मीन्स उस वाले फैक्ट के ऊपर मैनेजमेंट रिटर्न में दे देगा कि हमने ऐसे 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 किया था, कि मान लो ये सेल ट्रांजैक्शन था 10,000 रुपए का या 10 लाख रुपए का व्हाटएवर, और ये हमने इस वाले पर्सन के साथ एंटर किया था, इस डेट पे एंटर किया था, इसका इनवॉइस नहीं है, हम रिटर्न में दे रहे हैं। तो ये रिटन रिप्रेजेंटेशन को ऑडिटर एज एन एविडेंस कंसिडर कर लेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। और इसको साइन कौन करेगा, वही कंपनी का MD कर सकता है, कंपनी का सीनियर मैनेजमेंट के लोग कर सकते हैं, CS भी साइन कर सकता है इसको, जिसके पास बेसिकली अथॉरिटी दी है कंपनी ने वो काम करने के लिए। लेकिन ये चीज याद रखना, MR सिर्फ तभी इशू किया जाएगा जब कोई और एविडेंस नहीं है। आपके पास एविडेंस अवेलेबल है, आप आलसी आदमी हो कि नहीं यार कौन ढूंढ कर आएगा या कौन बात करके आएगा, छोड़ना अपन तो MR ले लेते हैं, ऐसा काम मत करना। MR तभी लेना है, तभी एडमिसिबल है जब आपके पास में इसके अलावा कोई और एविडेंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। ओके अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिपोर्टिंग। अभी तक तो हमने बात कर ली कि ठीक है ओपिनियंस क्या होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। अब जो भी ओपिनियंस हैं आप उसको ऐसे बताकर तो भेजोगे नहीं है, कबूतर तो भेजोगे नहीं, उसके लिए आप प्रॉपर उसके लिए क्या प्रिपेयर करोगे, ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे। तो उसके लिए क्या स्टेजेस हैं, पहले क्या करोगे, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे,
तो वो प्रॉपर जो स्टेजेस हैं वो 4 स्टेजेस में पूरे प्रोसेस को हमने क्या करा है, डिजाइन करा है। सबसे पहला क्या है आपका प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट, देन आती है एग्जिट मीटिंग, देन आता है हमारा फॉर्मल ड्राफ्ट और लास्ट में हमारी आती है फाइनल रिपोर्ट। तो सबसे पहले क्या है प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट। प्रीलिमिनरी का मतलब क्या होता है, एकदम बेसिक जो टेम्पररी वाला होता है, फाइनल परफेक्ट वाला नहीं होता है, ठीक है, रफ वाला जो होता है उसे हम कहेंगे प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट। जो एकदम हमने बस ऐसे ही जो फर्स्ट टाइम ओपिनियन जो हमारा आया वो हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये जो भी ऑडिटर ने एविडेंसेस कलेक्ट किए होंगे और उसके बेसिस पे उसने फर्स्ट टाइम जो ओपिनियन बनाया होगा, वो जो भी ओपिनियन है उस ओपिनियन को वो एक ड्राफ्ट में बनाकर लिख देगा कि मुझे ये लगता है इन एविडेंसेस के बेसिस पर, वही कि क्वालिफाइड आ रहा है, अनक्वालिफाइड आ रहा है, एडवर्स आ रहा है, व्हाटएवर। तो वो उसने एक बेसिक रफ एक ड्राफ्ट बना लिया, ठीक है। अब वो रफ ड्राफ्ट ऐसे नहीं कि वो उसकी रिपोर्ट हो गई, जो भी वो उसने ड्राफ्ट बनाया है वो उसको डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ में, ठीक है, कि मैंने ये एविडेंसेस कलेक्ट किए थे और उसके बेसिस पर मेरा ये ओपिनियन आ रहा है। देखो वो भी इंसान है, हो सकता है कि उससे कुछ एविडेंसेस मिस हो गए हो, या फिर हो सकता है कि कंपनी के पास में कुछ एक्स्ट्रा एविडेंसेस हो उस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर जो वो पहले नहीं दे पाई हो या मिस हो गए हो ऑडिटर से, इसीलिए हमने मीटिंग करी। तो वहां पर एग्जिट मीटिंग में ऑडिटर और मैनेजमेंट आपस में मिलकर उस ड्राफ्ट को डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट अपने पॉइंट्स रखता है, जैसे मान लो किसी एक मैटर पे उसका ओपिनियन क्वालिफाइड था और मैनेजमेंट को लगता है नहीं हम इसको तो प्रूव कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट क्या बोलेगा, ये हमारे पास में एविडेंस है, आप हमें 2 दिन का टाइम दो, हम आपको प्रूव कर देंगे, या आपसे ये चीज मिस हो गई है, या ऐसा भी हो सकता है कि उसको कोई चीज समझ नहीं आई होगी ऑडिटर को, तो मैनेजमेंट उसको क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है, इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये बात याद रखना, क्लैरिफिकेशंस वगैरह हो रही हैं। तो एग्जिट मीटिंग में ऑडिटर और मैनेजमेंट क्या करेंगे, आपस में डिस्कशंस वगैरह करेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो एग्जिट मीटिंग में उन्होंने डिस्कशंस किए, कंक्लूजन्स आए हैं, हो सकता है कि ऑडिटर का माइंड चेंज हुआ हो सकता है कि माइंड चेंज नहीं हुआ हो, ओपिनियन एकदम सेम है। जो भी कंक्लूजन आया एग्जिट मीटिंग का, उसके बेसिस पे वो क्या बनाएगा, एक फॉर्मल ड्राफ्ट, यानी अभी भी ये फाइनल नहीं है लेकिन एकदम रफ भी नहीं है, तो ये हम इसको क्या कहेंगे, फॉर्मल ड्राफ्ट, या हम क्या कहते हैं इसको, एग्जीक्यूटिव समरी, ठीक है। अब वो पूरी समरी बनाएगा बिल्कुल ए से लेके जेड तक, कि जो भी उसने एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, रीजंस, ओपिनियंस, वो सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से वहां पर बनाएगा। उसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मल ड्राफ्ट या फिर एग्जीक्यूटिव समरी, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जाकर क्या बनेगी, फाइनल रिपोर्ट। एग्जीक्यूटिव समरी बन गई, मैनेजमेंट एक बार देख लेगा, ठीक है, और लास्ट में क्या बन जाएगी, फाइनल रिपोर्ट। और ये जो फाइनल रिपोर्ट है जिसको हम बोलते हैं हमारी ऑडिट रिपोर्ट, ये वो बनाकर और फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी को सबमिट कर देगा। तो ये चारों स्टेजेस हैं, इन चारों स्टेजेस के थ्रू ओपिनियन बना, प्रेजेंट हुआ, मैनेजमेंट के साथ डिस्कशंस हुए, फाइनल जो कंक्लूजन है उसके बेसिस पर एक ड्राफ्ट बना, फिर सब कुछ सही है तो आगे आप उसको चेंज कर दो किसमें, फाइनल रिपोर्ट में, और फिर वो ऑडिटर उस रिपोर्ट को प्रेजेंट कर देगा किसके सामने, अपॉइंटिंग अथॉरिटी के सामने। तो ये चारों हमारी स्टेजेस हो गई। ओके, अब आते हैं फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट पे। अब देखो जो फॉर्मेट है, बेसिकली अपने वाली ऑडिट जो होती है सेक्रेटेरियल ऑडिट, उसके लिए कंपनीज एक्ट में फॉर्मेट गिवन है MR3, तो आपको वो फॉर्मेट फॉलो करना है। स्टैट्यूटरी के लिए क्या होता है, कैरो। कैरो क्या है, कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर। तो ये फॉर्मेट गिवन है, फॉर्मेट गिवन है तो आपको उसी फॉर्मेट पे रिपोर्ट इशू करनी है, ठीक है। जैसे मान लो जहाँ पे ऑडिट कंपल्सरी नहीं है तो वहां पर आप अपने अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट है उसका फॉर्मेट डिसाइड कर सकते हो। इसके बाद में क्या बोला है कि जो आपने ये बनाया है रिपोर्ट, उसके एंडिंग में आपको क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, नेम ऑफ द ऑडिट फर्म, अगर फर्म है तो फर्म का नाम, इंडिविजुअल है तो आपका नाम आ जाएगा, नेम ऑफ ऑडिटर, देन उसका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि हमें पता है प्रैक्टिसिंग वाले से कराते हैं हम लोग ऑडिट। इसके अलावा जो आपका मेंबरशिप नंबर है, आप ACSO, FCSO, एसोसिएट या फेलो व्हाटएवर, वो सब कुछ लिखो। देन इसके बाद में आपने जिस डेट पे इशू की है, जिस डेट पे साइन की है, तो डेट एंड प्लेस भी आ जाएगा,
साइन करने का, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि दो लोगों ने साइन किया है ना, कि दो डिफरेंट ऑडिटर्स हैं, उन्होंने अलग अलग डेट पे साइन किया है, तो वो दोनों आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसका ये फॉर्मेट देख लो यहाँ पे, इस तरीके से होता है, ये आपको सारी चीजें रिपोर्ट के एंडिंग में मेंशन करनी होती है, ठीक है। इसके बाद में क्या बोला है, प्री रेक्विजिट्स, यानी कि आपकी जो रिपोर्टिंग आप कर रहे हो ना, ओपिनियन बना के रिपोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हो, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑडिट रिपोर्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब एकदम करेक्ट, कोई भी एरर्स नहीं होने चाहिए उसमें, सारे फैक्ट्स आपको डालने हैं। देन ऑब्जेक्टिव तो पता ही है, हमें इतने टाइम से हम पढ़ ही रहे हैं, इंडिपेंडेंट रहना है, इम्पार्शियल रहना है, अनबायस्ड रहना है। देन आता है क्लियर। क्लियर का मतलब क्या है, समझ में आना चाहिए। आपने फ्रेंच में लिख दिया या फिर आपने ऐसे कुछ लैंग्वेज में लिख दिया जो इजीली समझ में नहीं आ रहा है लोगों के, ऐसा मत करना, ठीक है। एक्सट्रीम टेक्निकल लैंग्वेज भी आपको यूज नहीं करनी है, क्योंकि देखो शेयर होल्डर्स पढ़ेंगे तो उनको समझ में भी तो आना चाहिए। देन कंसाइज, टू द पॉइंट, आप एकदम एक्स्ट्रा ही इलैबोरेट कर रहे हो कि एक एक टॉपिक पे आप 20-20 पेज, ऐसा काम नहीं करना है, एग्जाम नहीं दे रहे हो तुम लोग, तो टू द पॉइंट रखना है इसको, ठीक है। इसके बाद में होता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है कि हम ये बता पाए कि आपने कहाँ पर गलतियां की है और क्या क्या इंप्रूवमेंट के स्कोप है, कि ये वाला टॉपिक है, यहाँ पर आपसे ये मिस्टेक हुई है और इन फ्यूचर आप उसको इस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो, तो आप वो भी चीज बता दो, इंप्रूवमेंट कहाँ कहाँ पे जरूरी है। देन कंप्लीट। कंप्लीट मतलब वही है, कुछ भी चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे मत बोल देना कि टू द पॉइंट है तो आप पॉइंट से काट दो, नहीं, डालना कंप्लीट है। और लास्ट में क्या है, टाइमली, कि आपकी जो रिपोर्ट है वो जितने भी टाइम में डिसाइड हुई थी उतने टाइम में बनकर आपको प्रेजेंट कर देनी है। चलो, तो ये हो गया हमारा, इसको स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चंस काफी बार रिपीट होता है एग्जाम में। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है अपना लिमिटेशन। अच्छा, ये टॉपिक हम चैप्टर 12 में देख चुके हैं, शॉर्ट में बता देती हूँ। क्या था, याद है तुम्हें, कि अगर ऑडिटर को ऐसा लग रहा है बिगिनिंग में या ड्यूरिंग में कि ऑडिटर के ऊपर मैनेजमेंट लिमिटेशन लगा रहा है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा, एक्सेस नहीं दे रहा रिकॉर्ड्स वगैरह पे, एम्प्लॉय से बात करने नहीं दे रहा है, ठीक है, ऑडिट परफॉर्म करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, टाइम नहीं दे रहा है इनफ, यानी आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, जिसकी वजह से आपको क्या लग रहा है कि आप एविडेंस कलेक्ट ही नहीं कर पाओगे या प्रॉपर्ली ऑडिट ही नहीं कर पाओगे। अब जब ऑडिट प्रॉपर नहीं होगी, एविडेंस नहीं आएंगे, तो ओपिनियन कैसे आएगा। तो आप जानते हो कि मेरा ओपिनियन तो डिस्क्लेमर ही आने वाला है, कुछ भी कर लो। तो जब आपको पहले से पता है कि ये लिमिटेशन की वजह से रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, ये इसकी वजह से ओपिनियन खराब होने वाला है, तो आप जाओ किसके पास, मैनेजमेंट के पास में, अथॉरिटी के पास में, बोलो कि लिमिटेशन को हटाओ वरना मेरा ओपिनियन जो है वो ऐसा ही आने वाला है। अगर वो मान गया तो वेल एंड गुड, मैनेजमेंट नहीं माना, उसको बता दिया हमने, स्टिल वो क्या बोल रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है, हम आपको एक्सेस नहीं देंगे, तो आपको वो ऑडिट वहीं पर ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आप श्योर हो ना वहां पे कि मेरा ओपिनियन तो खराब आने ही वाला है, ठीक है, तो आप वहां पे ऑडिट छोड़ दो। अच्छा, अगर आपको लगता है कि ठीक है ये नहीं बता रहा है, मैं किसी और तरीके से एविडेंस कलेक्ट कर लेता हूँ, थर्ड पार्टी से पूछ लेता हूँ, तो आपको लगता है कि एविडेंस मिल जाएंगे, तब तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। आपको लगता है कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा, एविडेंस मिल ही नहीं सकते हैं, तो फिर आपको ऑडिट छोड़नी पड़ेगी। तो लिमिटेशंस की वजह से आपको लग रहा है तो फिर आप ऑडिट को स्किप कर दो, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं ये वैसे हमने पहले वाले चैप्टर में देख रखी है, वही टॉपिक रिपीट हुआ है। चलो, विद दिस अपना ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट।